Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. I hope you all are doing absolutely amazing. So जिस पेपर का सबसे ज़्यादा वेट होगा आप लोग को वो आ गया है बिकॉज जो लोग बोथ ग्रुप्स दे रहे होंगे वो लोग तो कब से पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा साय ऑफ रिलीफ होता है कि लास्ट पेपर आ गया। और ग्रुप टू भी जो लोग दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये लास्ट पेपर ही है। तो सभी का ये लास्ट पेपर है और ये पेपर सबसे अनप्रडिक्टेबल पेपर होता है। तो आपको क्या करना है ना, इस पेपर में ऑल्दो इस अटेम्प्ट में यू आर गेटिंग 2.5 डेज लीव्स, लेकिन बाकी जनरली तो 1.5 डे लीव ही मिलती है ना। तो मेरी स्ट्रैटेजी जो है 1.5 डे के ही अकॉर्डिंग है। आप इसको किस तरह से अपने 2.5 डेज में कन्वर्ट कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो इनकेस आपने मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना। वो सिर्फ 12 मिनट्स का है, उसको 2 की स्पीड पे देखोगे तो 5-6 मिनट्स में वो कंप्लीट हो जाएगा। उससे आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए था। अब आप बोलोगे कि तुमने जो उस वीडियो में बताया है वो अगर हमने नहीं किया होगा तो उस केस में हम क्या करें। तो वहाँ पे मैंने बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप दोनों ही स्टूडेंट्स की कैटेगरीज के लिए कुछ काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं। लेकिन अब क्योंकि आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले खड़े हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास में सबसे पहले तो मटेरियल्स में क्या-क्या होना चाहिए। तो सी ग्रुप 2 में डीटी आईडीटी में तो वही मटेरियल प्रेफर करो जिससे आपने पढ़ा है, जो आपकी फैकल्टी ने दिया है। बिकॉज इंस्टीट्यूट का मटेरियल देयर आर चांसेस कि उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह ना इंक्लूडेड हो एंड आपका मटेरियल ऑब्वियसली अमेंडेड होगा बिकॉज आप अभी पेपर भी देके आए हो, उसके एग्जाम भी देके आए हो। तो डीटी आईडीटी में तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल, स्टडी मटेरियल नहीं भी लेके जाओगे तो चल जाएगा। बट अदर देन डीटी आईडीटी सारे सब्जेक्ट्स में यू शुड हैव इंस्टीट्यूट्स मटेरियल। सिर्फ मटेरियल से ही काम नहीं चलेगा, इंडेक्स भी आपको अरेंज करना है। अब इंडेक्स आप किसी भी फैकल्टी का यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे फैकल्टीज़ ने इंडेक्सेस दे रखे हैं। तो आप जो हो इंडेक्स अरेंज ज़रूर कर लेना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नाउ सेकेंड थिंग आपको क्या मेक श्योर करना है दैट ईदर यू आर अ ग्रुप टू स्टूडेंट और यू आर अ बोथ ग्रुप स्टूडेंट। आपने लॉ एंड एससीएमपी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा हो। एंड इन केस आप नहीं कर पाए हो अभी तक लॉ और एससीएमपी प्रिपेयर, तो अभी से लेकर के लाइक आफ्टर यू आर रिटर्निंग होम फ्रॉम योर आईडीटी एग्जाम, वहाँ से लेकर के उस शाम से लेकर के नेक्स्ट डे की दोपहर 1 या 2 बजे तक यू शुड हैव completed with your law and SCMP। अब बाय कंप्लीशन आई ऑब्वियसली डोंट मीन कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स रट जाने चाहिए, बट एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि लॉ का अगर कोई डायरेक्टर का चैप्टर है तो किस सेक्शन से किस सेक्शन तक किस चैप्टर में है। बिकॉज आप जब केस स्टडी पढ़ोगे तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि ये किस एक्ट से पूछा है या ये किस मतलब चैप्टर का लग रहा है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि उस चैप्टर में कौन सा टॉपिक कहाँ दे रखा है तो आप कैसे उसको ढूंढ पाओगे। तो अपने इंडेक्स के साथ में अलाइन करके एटलीस्ट आप इतना तो देख लेना कि किस पेज पे क्या दे रखा है। एंड बहुत सारे फैकल्टीज ने शॉर्ट शॉर्ट रिवीजन वीडियोस भी डाल रखी हैं, लाइक अतुल अग्रवाल सर के चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं। तो उनको गो थ्रू कर लोगे तो और अच्छा रहेगा। कुछ चैप्टर्स जैसे डायरेक्टर्स हो गए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसी तरह से एससीएमपी में तो सारे ही चैप्टर्स से कुछ ना कुछ लाइक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से भी ये लोग क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। एंड किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल दे देते हैं, उसके डिजिट्स चेंज करके देन यू हैव टू सॉल्व दैट। तो इस तरह से भी आ जाता है। ठीक है। उसके अलावा लॉ में जितने भी एक्ट्स हैं, तो आपका वो जो है ना आईबीसी वाला जो चैप्टर है लॉ में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट अटेम्प्ट में तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो वो भी आपको गो थ्रू कर लेना है। तो सबसे पहला टारगेट आपको क्या करना है ना, चाहे आप बोथ ग्रुप के स्टूडेंट हो चाहे सिंगल ग्रुप के स्टूडेंट हो, लॉ और एससीएमबी को ओवर कर लेना है। लाइक जिस दिन आपका पेपर हुआ है आईडीटी का उसकी नेक्स्ट डे की दोपहर तक। ना आफ्टर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, अगर आप बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स हो तो आपने ऑलरेडी बाकी चैप्टर्स बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ ही रखा है। तो आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हो फॉर योर पेपर सॉल्विंग्स। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप टू के लिए अपेयर कर रहे हो और ग्रुप वन आपने कभी नहीं पढ़ा या फिर आपने बहुत पहले क्लियर किया है, तो उस केस में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप एटलीस्ट एएफएम और ऑडिट,
इतना गो थ्रू कर लो, इस हद तक गो थ्रू कर लो कि इन केस आपको कोई क्वेश्चन आता है, सपोज ऐसे 700 से ओपिनियन ड्राफ्ट करने के लिए आ रहा है, तो आपको ये तो पता लग जाए ना कि आप वो कहाँ से ढूंढोगे, कि रिपोर्टिंग चैप्टर में है या 700 में भी किस सीरीज में है, कौन से ऐसे में है इसके बारे में। तो इतना तो आपको पता हो ना, एटलीस्ट ऐसे का नाम और नंबर तो पता हो ना। तो इस इतना आपको कर लेना है। आप चाहो तो ऑडिट की क्वेश्चन बैंक भी लेकर के जा सकते हो फैकल्टी की, क्योंकि उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ऐसे के क्वेश्चन हो सकते हैं आपको इतना प्रॉपरली ना मिले, तो ऑडिट में ऑडिट की क्वेश्चन बैंक भी ले जाना। और इंडेक्स ज़रूर लेकर के जाना जो भी मटेरियल लेके जा रहे हो। और वो इंडेक्स सिर्फ लेके ही नहीं जाना कि वहाँ जाकर ही खोल रहे हैं, घर से भी एक बार गो थ्रू कर लेना कि इंडेक्स को किस तरह से करना है। ठीक है। तो जब आप इतना काम कर लोगे, फिर आपको क्या उठाना है, फिर आपको उठाना है क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन पेपर्स आप मई 24 से लेकर के और September 25 तक कोई भी क्वेश्चन पेपर दो उठा लो कम से कम। ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, अपनी घड़ी में आपको 15 मिनट का टाइम सेट करना है। फिर जो बातें मैं आपको बता रही हूँ वो करना है। आपको सबसे पहले पेपर को खोलना है, और उसमें इस सीक्वेंस में आपको मतलब आपको सबसे पहले पेपर खोलना है, और उसके बाद में आपको आइडेंटिफाई करना है डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कि कौन सा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है। सिर्फ सब्जेक्ट बोल रही हूँ मैं, अगर टॉपिक भी आइडेंटिफाई हो रहा है तो हाथ के हाथ वो भी लिख सकते हो। ठीक है। 15 मिनट का टाइम अपनी घड़ी में लगा लेना, घर पे बैठ के जब ये कर रहे हो तब मैं बता रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सीक्वेंस मैंने आपको दिया है ना, इस सीक्वेंस में ढूंढना स्टार्ट करना। तो ढूंढना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले लॉ ऑडिट। ना लॉ ऑडिट मैंने इसलिए बोला बिकॉज ये थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा ये लोग फिगर्स वगैरह तो ऑब्वियसली नहीं घुमा सकते, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि आप प्रोसेस लिख दो या कंसिडरेशंस लिख दो। तो इस वजह से इसमें ढूंढना बहुत ईजी होता है। तो आपको क्या होगा ना, जैसे आपको 5 केस स्टडीज मिलेंगी, उसमें से आपको एक केस स्टडी क्या करना होता है, स्किप करना होता है। तो आप कौन सी वाली केस स्टडी स्किप करोगे, जिसके डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा होगा, या फिर जैसे सपोज आपका एफआर आपको नहीं आता, बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है आपका एफआर, और एक की स्टडी में दो एफआर के क्वेश्चंस हैं, तो फिर आप जो हो वो एफआर वाली केस स्टडी को स्किप कर सकते हो। या फिर आपको एक केस स्टडी में अगर ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं जिसके आंसर्स आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो वो स्किप करना होगा आपको। तो अब जैसे आपने देखा क्वेश्चन पेपर और आपने आइडेंटिफाई करा, अब आप सपोज अगर ओनली ग्रुप 2 के स्टूडेंट हो तो आपको डीटी आईडीटी पढ़ा हुआ है, लॉ एससीएम भी पढ़ा हुआ है। उसके अलावा मैंने आपको क्या बोला कि आपको एएफएम और ऑडिट देखना है। तो अब इस केस में आप क्या करोगे ना, सबसे पहले आप डीटी आईडीटी मत उठाना, क्योंकि डीटी आईडीटी उठाओगे और उसमें ये लोग क्वेश्चंस अच्छे फ्रेम कर लेते हैं, और उस केस में अगर आप वहाँ अटक गए तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं लूज हो जाएगा। दैट्स वाई सबसे पहले लॉ और ऑडिट के क्वेश्चंस को ढूंढना स्टार्ट करना, और ढूंढ के सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन पेपर पे ना मार्क कर लेना कि ये वाला जो टॉपिक है ये इस पेज नंबर पे दे रखा है। नाउ आफ्टर यू आर डन विद लॉ एंड ऑडिट, मूव टू एससीएमपी एंड एएफएम। एससीएमपी और एएफएम में मूव करोगे ना, तो उसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जो कि सिर्फ डिजिट्स चेंज कर करके इन लोगों ने दिए हों। तो ये वाले क्वेश्चंस के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ साथ ढूंढने हैं। जैसे सपोज क्या हुआ, आपने क्या करा, सबसे पहले तो आपने टॉपिक सब्जेक्ट्स के नेम्स लिख दिए थे, फिर आपने जब ढूंढना स्टार्ट करा, तो सपोज केस स्टडी 1 में दो क्वेश्चंस लॉ के थे, या फिर एक क्वेश्चन केस स्टडी 1 में था लॉ का, एक क्वेश्चन केस स्टडी 3 में था लॉ का, और उसी तरह से कुछ कुछ एमसीक्यूज भी थे लॉ के। तो मैंने क्या करा, लॉ की बुक उठाई। अब मैं बार बार उठाऊंगी रखूंगी तो भी तो मेरा टाइम वेस्ट होगा ना। तो इट्स बेटर कि मैं सब्जेक्ट वाइज ही चलूँ। सब्जेक्ट वाइज मुझे जितना जितना मिलता जा रहा है मैं फटाफट उसको मेंशन करती जाऊँ। अभी मैं लिखना स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, अभी मैंने जो ढूंढा है ना मैं सिर्फ उसका रेफरेंस अपने क्वेश्चन पेपर में लिख रही हूँ, सो दैट मैं फटाफट से बुक उठाऊंगी और वो पेज नंबर से फटाफट से खोल के फिर लिखना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है। तो अब देखो आपका पेपर किस टाइप से होगा ना, आपका पेपर इस टाइप से होगा कि 40 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे, और आपका जो बैलेंस है 60 मार्क्स का वो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा। उसमें भी आपका क्या होगा कि हर केस स्टडी में 10 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, और 15 मार्क्स के आपके क्या होंगे, 15 मार्क्स के आपके होंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो आपको लिखने होंगे। मतलब क्वेश्चंस तो ज़्यादा होंगे, एक केस स्टडी क्योंकि आपको स्किप करनी होगी, दैट मीन्स आपको 15 15 मार्क्स के आपको क्या करने होंगे, हर केस स्टडी में लिखने होंगे। 15 15 मार्क्स का मतलब ये हो गया कि एक क्वेश्चन रफली 5 मार्क्स का आएगा।
तो 3 4 दैट मीन्स आपको 12 क्वेश्चंस जो है, 12 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को लिखना है। तो आपका टारगेट क्या रहना चाहिए कि जब मैं कम से कम 5 से 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, या 8 तक भी, 6 तक भी हो जाए ना तब भी लिखना स्टार्ट कर देना। जैसे 6 डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस कि आपने सोर्स लिख लिए ना अपने क्वेश्चन पेपर में, तभी आप क्या करना, तुरंत की तुरंत खोलना कॉपी अपनी और लिखना स्टार्ट कर देना। अब आपको क्या करना है ना, ये सारा काम जो है ये 15 मिनट्स के टाइम में ही स्टार्ट कर देना है, और ये 15 मिनट से लेकर के आप 30 मिनट्स तक कर सकते हो। 30 की जगह बल्कि 25 मिनट्स तक ही कर सकते हो। 25th मिनट जैसे ही स्टार्ट हो वैसे ही आप क्या करना, लिखना शुरू कर देना। देन बीच बीच में आप क्या कर सकते हो, अपने हाथों को थोड़ा रिलैक्स देने के लिए और ढूंढ सकते हो। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आप पहले पूरा ढूंढ लो फिर लिख लो। अगर ऐसे पूरा ढूंढने में लग जाओगे और आंसर्स नहीं मिले तो देयर आर चांसेस कि आपका पेपर छूटेगा। ठीक है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपको 12 क्वेश्चंस लिखने हैं ना, तो जब आपको 6 मिल जाए, 5 से 6 क्वेश्चन जब मिल जाए ना, तुरंत की तुरंत लिखना स्टार्ट कर देना। एंड देयर आर हाई चांसेस कि आपको फर्स्ट हाफ आवर में वो 5 to 6 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे, चाहे पेपर कितना भी टफ आए। क्योंकि आपको लॉ से भी मिल जाएगा, ऑडिट से भी मिल जाएगा, SCMP से भी मिल जाएगा, और AFM से भी मिल जाएगा। और DT IDT तो पड़ा हुआ ही है, तो उसमें भी आप जो हो, उसमें आप क्या कोशिश करना कि आपको बुक यूज़ ना करनी पड़े। तो आप पहले इन चारों सब्जेक्ट्स को निपटा लेना। तो DT IDT को फिर उसके बाद में आप सॉल्व करोगे, तो उससे ये होगा क्योंकि आपका फ्रेश रहेगा, तो आपको सिर्फ थोड़ा कन्फ्यूजन अगर रहेगा किसी क्वेश्चन में तभी बुक खोलनी पड़ेगी, अदरवाइज बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So this is how you have to attempt your paper and you have to write this. तो ये जो सीक्वेंस मैंने बताया इसको फॉलो करोगे तो बेस्ट रहेगा। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि आपका जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप उस सब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट DT IDT में मैंने ये बहुत देखा है कि आप जो हो अटक सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। और एक चीज़ और मेक श्योर करना कि किसी क्वेश्चन में अगर अटक रहे हो तो उसको वहीं की वहीं छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर देना। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि इसमें ना IBS का पेपर इतना लेंदी होता है कि या तो आप जो वो डिस्क्रिप्टिव पे बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हो, या फिर आप MCQ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हो। अब डिस्क्रिप्टिव में भी ढूंढने में टाइम लगता है और MCQs को ढूंढने में भी टाइम लगता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव का रिटर्न जो होता है वो ज़्यादा होता है। बिकॉज MCQ में अगर आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए कि B भी हो सकता है C भी हो सकता है, आपने ऑप्शन था B, आप C पे लगा करके आ गए, तो वो तो पूरे के पूरे मार्क्स आपके चले जाएंगे ना। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में अगर आप ढूंढने में एफर्ट्स लगाओगे तो आपको जो है मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे कि 5 में से 1 या 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। सो दैट इज़ वाई आप ज़्यादा फोकस ये करना कि आप ज़्यादा टाइम जो हो डिस्क्रिप्टिव के आंसर्स को ढूंढने में लगाओ। बिकॉज MCQs तो एनीवेज भी आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा गेस वगैरह भी लगा सकते हो, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और गाइड करना चाहूँगी कि प्रेजेंटेशन पे ज़रूर ध्यान देना। अब मैं ये नहीं कह रही कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करना है प्रेजेंटेशन पे, लेकिन ऐसा मत करना कि आपने 1A लिख दिया फिर 3B कर दिया फिर 2C कर दिया, ऐसा मत करना। आप एक क्वेश्चन जो है उसके सारे के सारे पार्ट्स एक ही साथ करना। मतलब ऐसे तो कर सकते हो कि 1C के बाद 1A फिर 1B, ऐसे कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। बट ऐसा अगर आप करोगे कि 1A फिर 4C फिर 3B, तो उस केस में क्या होगा ना कि एग्जामिनर हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए और आपको मार्क्स ना दे। एक चीज़ और मेरे को बहुत लोगों ने बोली थी कि बहुत लोग ऐसे करते हैं कि पांचों की पांचों केस स्टडी के MCQs मार्क करके आ जाते हैं, और अटेम्प्ट तो ऑब्वियसली केवल कोई 4 ही करते हैं। तो वो भी नहीं करना है आपको। जो केस स्टडी अटेम्प्ट कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ उसी के ही MCQs को अटेम्प्ट करना, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। ठीक है, तो घर पे आपको क्या करना है, घर पे आपको प्रैक्टिस करना है इस तरह से कम 2 पेपर्स में। घर पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रेफरेंसेस आपको ढूंढने हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट आप ऐसा 2 पेपर में कर सकते हो। एक क्वेश्चन और आता है कि केस स्टडी बुक का क्या करना है। केस स्टडी बुक से तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि कोई क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होगा ही। उसको तो सिर्फ आप एक प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो कंपाइलर्स, केस स्टडीज़, ये सब लेके जाना चाहो तो जा सकते हो, मतलब मन की तसल्ली होती है ऑनेस्टली।
मैं तो क्योंकि लेके गई थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो अगर आपके पास हो तो लेके जा सकते हो, पर अगर नहीं भी है तो इतना ज़्यादा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसमें से रिपीट होने के चांसेस बिल्कुल नील है, सीरियसली नील होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप करो, और एटलीस्ट दो पेपर्स के आंसर ज़रूर ढूंढना, बिकॉज अगर आप आंसर्स ढूंढने की प्रैक्टिस घर से नहीं करोगे तो वहाँ पे आप नहीं ढूंढ पाओगे। तो मैं एक बार समराइज कर देती हूँ दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले तो यू हैव टू मार्क द सब्जेक्ट नेम्स, एंड अगर टॉपिक हो रहा है तो हैंड टू हैंड वो भी कर दो। उसके बाद में आपको इस सीक्वेंस में यू हैव टू स्टार्ट सर्चिंग फॉर द सब्जेक्ट्स, और फिर जब आप एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस को ढूंढ लोगे डिस्क्रिप्टिव वालों को, तो आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। और ऐसा ज़रूर करना कि साथ के साथ एमसीक्यूज भी ढूंढ लेना, कि लॉ की बुक उठाई है तो लॉ के एमसीक्यूज में मैं हथियार ढूंढ लूँ, नहीं मिल रहे हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, मिल रहे हैं तो तुरंत की तुरंत मार्क करो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर। पेपर प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा आपको हैंड राइटिंग और उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, कीवर्ड्स फटाफट मार्क कर देना, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिल सकती है इन स्कोरिंग गुड मार्क्स की। फटाफट से कंक्लूजन अंडरलाइन कर दिया, या फिर कीवर्ड्स को फटाफट से अंडरलाइन कर दिया लिखते टाइम ही। अब बाद में सोचोगे कि मैं बाद में अंडरलाइन करूँ, तो बाद में तो पेपर कंप्लीट करना ही बहुत डिफिकल्ट होता है। और आपको हर 1 घंटे के बाद में ये मेक श्योर कर लेना है कि आपने कम से कम एक फर्स्ट 1 आवर में, क्योंकि आपका थोड़ा टाइम उसमें भी वेस्ट होगा, तो कोशिश करना कि कम से कम मैं 20 नंबर का कर लूँ। और सेकेंड आवर ख़त्म होते होते तक आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने जो है कम से कम 2 केस स्टडीज़ या 2.5 केस स्टडी कंप्लीट कर ली हो। बिकॉज अगर आपने सेकेंड आवर ख़त्म होते होते तक इतना नहीं किया होगा ना, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका पेपर छूटा हो। तो कम से कम 2 to 2.5 केस स्टडी यू शुड हैव completed टिल द सेकेंड आवर, otherwise you'll have to speed up। ठीक है, so this is how that you are going to prepare and attempt for your IBS paper। इस तरह से करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन स्कोरिंग गुड मार्क्स। so wishing you very very best for your bright future, for your results and for your IBS paper। कोई भी और डाउट हो तो कमेंट कर देना, आई रिप्लाई। थैंक यू सो मच।